हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं, मस्त हैं और पढ़ाई की तैयारियों में एकदम जी जान से जुटे हुए हैं। संक्रांति का मौसम आ चुका है, इसी के साथ एग्जाम का भी मौसम चल रहा है। तो अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे आ चुके हैं और इसकी सेकंड यूनिट का रिवीजन मैं अब कराने वाला हूं। फर्स्ट यूनिट का ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो कुछ ही देर में अभी पब्लिश हो जाएगा। लेकिन अभी अपन सेकंड यूनिट के ऊपर है। सेकंड यूनिट के अंदर कौन कौन से बातें आने वाली हैं, मैंने आपको कहा है कि 5 वीडियो रहेंगे और 5 वीडियो के अलावा ऐसा कोई वीडियो नहीं रहेगा कि आपको देखने की आवश्यकता हो। पूरा का पूरा सिलेबस में कवर अप कराने की कोशिश कर रहा हूं। एनवायरमेंट लॉ के एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर थोड़ा सा लेंदी हो गया था, मींस के थोड़ा सा वेग हो गया था। बच्चों को लग रहा था सर न्यूज़पेपर रीडिंग चल रही है, सर ये क्या हो रहा है, वो लॉ है वो एज इट इज ही रहता है। इसमें मैं भी माफी चाहूंगा क्योंकि उसके अंदर मैं कुछ अपने मन से उसमें समझा नहीं सकता था, लेकिन मैंने काफी कोशिश करी उसको भी सिंप्लीफाई करने की। इसी तरीके से मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की भी कोशिश कर रहा हूं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बताने की। तो वीडियो करीबन 30 मिनट का होगा, है ना। समय भी है अपने पास, कल है एग्जाम। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, 5 यूनिट के 5 वीडियो रहेंगे, लेकिन लगभग 2.5 आवर्स की अपनी टीचिंग रहेगी और उसी के अंदर अपन पूरा का पूरा सिलेबस, जी हाँ पूरा का पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप कमेंट मतलब एक बार दिल खोल के कीजिएगा कि सर समझ में आया नहीं आया, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एमबीए बीबीए बीकॉम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है। एकेटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सेकंड यूनिट का रिवीजन होने वाला है। हाँ, इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट्स निकल कर आते हैं सेकंड यूनिट में, सबसे मेजर जो पॉइंट है वो है एनवायरमेंट स्कैनिंग, अंडरस्टैंडिंग द मैक्रो एनवायरमेंट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, कंडक्ट, परफॉर्मेंस, अप्रोच। ठीक है, अब यहां पर कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी है। पहली बात क्या ध्यान में रखनी है, बहुत ही आसानी भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले तो एनवायरमेंट क्या है। अच्छा, यहाँ पे 2-3 वर्ड आपको अगर समझ में आ गए तो पूरी की पूरी यूनिट समझ में आ जाएगी। एनवायरमेंट क्या है, जो सराउंडिंग अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास है वो एनवायरमेंट है, जो भी हमारे आसपास है वो एनवायरमेंट है। अब इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट हो सकता है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट हो सकता है, सोशल एनवायरमेंट हो सकता है, नेचुरल एनवायरमेंट हो सकता है, फ्रेंड्स, ग्रुप, रिलेटिव, सोसाइटी, कास्ट, कम्युनिटी का एनवायरमेंट हो सकता है। तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट। द सराउंडिंग अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास है उसे हम एनवायरमेंट कहते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट है वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और उसके अंदर हम देख रहे हैं एनवायरमेंट स्कैनिंग। तो यहां पर जब हम एनवायरमेंट स्कैनिंग की बात करते हैं तो हम हमारे जो बिजनेस एंटिटी है, जो हमारी बिजनेस एंटिटी है, जो बिजनेस यूनिट है, उसके सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, किसी ह्यूमन बीइंग के सराउंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। यानी जो आर्टिफिशियल पर्सन जो हमने कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया था बिजनेस, उसके सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं कि उसके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, उसकी मार्केट में किस प्रोडक्ट में उसको कहां सप्लाई करना है, उसका टारगेट कस्टमर क्या होने वाला है, इस तरीके की, और उसके बिजनेस की कहा इकोनॉमिक कौन कौन से लीगल फ्रेमवर्क उसमें बात करते हैं, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, कस्टमर कौन से, कस्टमर की परचेसिंग पावर कितनी है, अभी कस्टमर की इनकम ग्रुप कितनी है, कस्टमर कौन सा एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं, ये बकायदा उसके एनवायरमेंट होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एनवायरमेंट का बेसिक मीनिंग समझा दिया है मैंने, जो हमारा फर्स्ट सेकंड पॉइंट है कि एनवायरमेंट स्कैनिंग। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग द मैक्रो एनवायरमेंट अपन आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मैक्रो एनवायरमेंट, अब यहां पर आपको 2 वर्ड याद रख लेने हैं। एनवायरमेंट वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, पॉलिटिकल, सोशल, ठीक है, लीगल एनवायरमेंट, लेकिन जो पहला डाइवर्सिफिकेशन है, पहला डिफरेंस बताया है वो है माइक्रो एनवायरमेंट और सेकंड है मैक्रो एनवायरमेंट। फर्स्ट माइक्रो एनवायरमेंट, सेकंड मैक्रो एनवायरमेंट। तो सर ये माइक्रो और मैक्रो एनवायरमेंट है क्या, तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल सुनोगे और समझ में आ जाएगा, कोई इतना बड़ा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। माइक्रो एनवायरमेंट, जब हम हमारे कंपनी के एनवायरमेंट की बात करते हैं, हम हमारी कंपनी के विद इन प्रीमाइसेस के एनवायरमेंट की बात करते हैं, जैसे एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कैसा है, हमारी वर्किंग कंडीशन क्या है, हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, और कंपनी के आसपास का जो एरिया है, आप कंपनी प्रीमाइसेस भी कह सकते हो, और कंपनी के आसपास का एरिया मींस के उसकी लोकल एरिया की बात करते हैं, तो दैट इज
माइक्रो एनवायरनमेंट, जब हम उसकी बात करते हैं, ये अपन ने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी पढ़ी थी इकोनॉमिक्स की क्लास में, तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब हम किसी हाउस होल्ड की इनकम यानी कि किसी एकल स्वामित्व यानी किसी एक व्यक्ति की इनकम की कैलकुलेशन करते हैं या एक शहर की इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमी कहलाती है। उसी तरीके से जब हम स्मॉल लेवल पर कैलकुलेशन करते हैं तो वो माइक्रो एनवायरनमेंट स्कैनिंग कहलाती है। और मैक्रो एनवायरनमेंट जब हम लार्ज स्केल पर स्कैनिंग करते हैं, यानी कि अगर मेरे को किसी कंपनी के लिए नेशन की स्कैनिंग करनी हो, पूरे देश में क्या मार्केट है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो ग्लोबल इकोनॉमी की हम कंडीशन की बात करते हैं, हम देश की इकोनॉमी की बात करते हैं, हम मार्केट कंडीशन की बात करते हैं, हम अदर कॉम्पिटिटर्स की भी बात कर रहे हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमी के अंदर में आता है। तो अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि माइक्रो इकोनॉमी जब हम स्मॉल लेवल पे कैलकुलेशन करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमी, और जब हम लार्ज लेवल पे कैलकुलेशन करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। पॉइंट में क्या दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग द मैक्रो एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब मैंने समझा दिया। नेक्स्ट है मैक्रो एनवायरनमेंट, इसका मतलब मैंने समझा दिया। अगला लिखा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रोच। अब स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रोच देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रोच क्या है, जब भी हम कोई एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं, एक सेकेंड, जब भी हम एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं तो उसके साथ स्कैनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, कोई डिसीजन लेंगे। ये डिसीजन लेने के बाद ये डिफरेंट एस्पेक्ट पे चेक होगा। लाइक कि ये डिसीजन लिया, मान लीजिए कि एक कंपनी है, उन्होंने वाई साबुन बनाने का वाई सोप बनाने की कहा कि अब हम ये सोप बनाएंगे, वाई का सोप हम मार्केट के अंदर लाएंगे। तो जब वो वाई नंबर नाम का सोप लाए तो उन्होंने चेक किया कि ये किस डिफरेंट एस्पेक्ट पे है, मींस के कस्टमर ने इसको कितना लाइक किया, हमारा प्रोडक्ट कितना ज्यादा सेल हुआ, कस्टमर की चॉइस कितनी बदली, क्या ये मार्केट में चला नहीं चला, हमारे इस प्रोडक्शन लेने से हमें कितने R&D की जरूरत हुई, कितना इसमें इंपैक्ट आया, कौन सी लीगल फॉर्मेलिटी करनी हुई। इसके अलावा कस्टमर ने चॉइस टेस्ट प्रेफरेंस में कोई चेंज आया तो ठीक है, नहीं आया तो हमारी सेल्स में कितना ग्रोथ आया या कम हुई हमारी सेल्स, हमारा रेवेन्यू मॉडल क्या रहा। तो ये हमारा डिसीजन का इंपैक्ट होता है। इसी को ही हम हमारा परफॉर्मेंस, जो ये वाला पॉइंट है कि हम हमारा परफॉर्मेंस अप्रोच, अब इसी के थ्रू अब हम चेक करते हैं कि उसका परफॉर्मेंस क्या रहा। मींस कि हमने जो डिसीजन लिया था वो उसको हमने रैंकिंग दी कि 3, 2, 4, 5। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे, हमने बेस्ट ऑप्शन चूज करा। फर्स्ट यूनिट के अंदर देखा था अपन ने कि डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस कैसे करेंगे, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। उस स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करने के बाद उसका जब एनालिसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस कि वो मार्केट में कितना प्रोडक्ट चला कितना ना चला, तो दैट इज कॉल्ड अ परफॉर्मेंस अप्रोच। आई होप आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि परफॉर्मेंस अप्रोच क्या होती है। जब परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मैक्रो एनवायरनमेंट समझा दिया, एनवायरमेंटल स्कैनिंग समझ लिया। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में थ्रेट्स भी हो जाता है आपका, अगले नेक्स्ट वीकनेस भी आ जाती है और अपॉर्चुनिटी भी आप एनालिसिस करते हो, यानी कि बकायदा आपको फ्यूचर के बारे में एनालिसिस करते हुए प्रेजेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं पेस्टल एनालिसिस। ये अपन ने फर्स्ट यूनिट में टॉपिक छोड़ा था, आपको याद होगा जिन्होंने भी मेरा फर्स्ट यूनिट का वीडियो देखा था, मैंने कहा था कि ये सेकंड यूनिट में समझाएंगे। तो पेस्टल एनालिसिस, अब ये पेस्टल एनालिसिस क्या है? पेस्टल इज वन काइंड ऑफ एनवायरमेंट स्कैनिंग टेक्निक। ये एक एनवायरमेंट टेक्निक का टूल्स हैं कि आप किसी कंपनी का पेस्टल एनालिसिस कर दीजिए, यानी कि अगर आपको एनवायरमेंट स्कैनिंग करनी है तो उसका पेस्टल एनालिसिस कर दीजिए। इसकी बुकिश थ्योरी में नहीं चलेंगे अपन, जो इसके पॉइंट्स है वो बताऊंगा, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट है? पहला है पॉलिटिकल, यानी कि किसी कंपनी जहां पर वो रन हो रही है तो उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कौन सा है, क्या कोई मोनार्की है वहां पे या डेमोक्रेसी है, कौन सा लीगल स्ट्रक्चर है, कौन सी कंपनी है, कौन सा, जैसे कि सपोज कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, बसपा की सरकार है या सपा की सरकार है, किसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, किसकी सरकार है, उनका पॉलिटिकल विल पावर कैसा है, फॉरेन ट्रेड की उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी नीतियां किस तरीके से हैं, वो सीधा सीधा इंपैक्ट डालती है आपके बिजनेस के ऊपर। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब कि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सचेंज रेट की उस कंपनी जहां पर वर्क करने वाली है उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है। अच्छा, यहां पर मैक्रो एनवायरनमेंट की बात हो रही है, माइक्रो एनवायरनमेंट की बात नहीं हो रही है। यहां पर अधिकतर कौन से एनवायरनमेंट की बात हो रही है? मैक्रो एनवायरनमेंट की। तो मैक्रो एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कंपनी कितना ग्रोथ करने वाली है, वहां की वर्किंग कंडीशन क्या है। नेक्स्ट है सोशल। सोशल यानी कि वहां की पॉपुलेशन क्या है, कौन सी कास्ट कम्युनिटी है। अगर किसी वेज पॉपुलेशन में, मतलब वेज लाइकिंग पॉपुलेशन में आप नॉनवेज की स्टॉल लगाओगे तो भी नहीं चलने वाला, और नॉनवेज लाइकिंग में वेज के लगाओगे तब भी नहीं
चलने वाला, तो कास्ट कम्युनिटी का सीधा सीधा संबंध होता है हमारे सेल से, तो ये होता है सोशल एनालिसिस। नेक्स्ट है टी, पेस्टल टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पर अपन देखते हैं कि कौन सी जनरेशन चल रही है, क्या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड चल रहा है। अब अगर अपन यहाँ पर इंडिया के अंदर अगर कोई कंपनी आती है और 2G 3G का स्पेक्ट्रम खरीद के और नए मोबाइल निकालती है और कहती है हम 3G की सिम बेचेंगे और इसमें फ्री में डेटा देंगे, तो भाई हम उसको वैसे ही परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सब 4G का नेटवर्क पे आ चुके हैं। तो डाउनवर्ड तो कभी भी टेक्नोलॉजी में जाएगा नहीं कोई व्यक्ति, तो इसलिए बिजनेस को चेक करना होता है कि करंट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। ई नेक्स्ट है ई स्टैंड फॉर, यहां पर एनवायरमेंटल फैक्टर है। एनवायरमेंटल फैक्टर इस एनवायरमेंटल ये नेचुरल एनवायरमेंटल फैक्टर है, मींस कि आपका क्लाइमेट कैसा है, डेमोग्राफिक सिचुएशन कैसी है, बाढ़ भूकंप या आप सूखा तो नहीं होता, और होता है तो क्या उसके रूट कॉज रहते हैं, कैसे वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा वेदर कैसा रहता है, वेदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। अभी सर्दियों का सीजन है तो स्वेटर की सेल ज्यादा होगी, जैकेट की सेल ज्यादा होगी, है ना। अभी टी शर्ट की सेल कम हो जाती है, तो दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड आवर कंपनी सेल्स, या कह सकते हैं उसका प्रोडक्ट के बारे में। और लास्ट लीगल एनवायरमेंट, पहले पेस्ट एनवायरमेंट ही हुआ करता था, अभी ई और एल इसमें अलग से जुड़ गए। एल यानी कि लोकल लॉज जो होते हैं, जबकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही हो गई, लेकिन उनको जब लॉ में तब्दील कर दिया जाता है वो लीगल एनवायरमेंट के संदर्भ में आ जाते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट लॉ क्या है, अभी एनवायरमेंट एम्प्लॉइज लॉ क्या है, पीएफ का क्या रिटर्न है, ग्रेच्युटी क्या रिटर्न है, ये ऑल द थिंग्स आर एल इंक्लूडेड इन एल। तो ये पेस्टल एनवायरमेंट की टेक्निक है एक एनवायरमेंट स्कैनिंग की, ये अपन ने अच्छे से समझ लिया। वापस से रिपीट कर देता हूं, P stand for political, E for economical, S for social, T for technological and E for environmental, natural environment की यहाँ पे बात करी है, and L stand for legal environment. I hope I am clear to each and every one of you. बहुत ही easy language के अंदर मैंने समझाने की कोशिश करी है। आगे बढ़ते हैं, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, ये बार बार एग्जाम में दिखने वाला क्वेश्चन में से एक है कि पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल बताइए, पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल बताइए, पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल बताइए। अब पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल क्या होता है, ये अपन ऑलरेडी एक क्लास के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर वाली क्लास के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए कि पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल क्या होता है। पोर्टर भाई साहब थे, उन्होंने ये कहा कि किसी भी कंपनी का अगर हमको एनालिसिस करना है, कंपनी के एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना है, तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये 5 बातों का ध्यान रखना होगा, तो सर इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर हम इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो कंपनी का सस्टेनेबल ग्रोथ के चांसेस हाई हो जाएंगे। सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर अपन फर्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बात कर चुके हैं। अब कौन कौन से फोर्स जो हैं कि इन्होंने कहा है कि हर एक बिजनेस, कोई भी एक बिजनेस यूनिट है, उसके ऊपर 5 तरीके की फोर्स वर्क करती है। 1 2 3 4 और 5, ये 5 तरीके की इसमें वर्क करती है। तो कौन सी है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला, किधर से भी शुरू कर सकते हो, इट इज कि आप ये लास्ट आएगी ये फर्स्ट आएगी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहला सप्लायर बार्गेनिंग पावर, यानी कि जो आपको सप्लाई करता है, प्रोडक्ट सप्लाई करता है, ठीक है, उसकी बार्गेनिंग पावर कितनी है, वो कैसे रॉ मटेरियल है, कितने नंबर ऑफ सप्लायर अवेलेबल हैं। सपोज कि मोनोपोली है मार्केट के अंदर, मेरे को एक डायरी बनाने की, यानी कि जो कागज के होते हैं नोटबुक बनाने की इंडस्ट्री लगानी है, और कोई सप्लाई करने वाला जो इसका रॉ मटेरियल है वो कुछ 1-2 ही है, तो मेरी सप्लायर की बार्गेनिंग पावर काफी हाई होगी। क्यों? क्योंकि उसको जो रेट देना होगा वो उसी रेट के ऊपर मुझे चार्ज करेगा। तो सबसे पहले सप्लाई की बार्गेनिंग पावर चेक करी जाती है। हमारे पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कितने हैं, कितने सप्लायर हैं, क्या उनकी सेल्स रहती है, किस पे वो सेल्स प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंड, इंटरनल कॉम्पिटिशन। इंटरनल कॉम्पिटिशन का मतलब कि हमारी कंपनी के अंदर ही उसमें कितना कंपटीशन है, यहां पर इंटरनल लिखा है, लेकिन आप इसको ये सा समझिए कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के और कितने सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं और कितने कॉम्पिटिटर्स उस प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये इंटरनल कंपटीशन का ही सेम पॉइंट है। थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट केवल एक पॉइंट बढ़ा दिया गया है, जहां इंटरनल कंपटीशन में उन्होंने चाय की जो बाग बकरी चाय, काला घोड़ा चाय, ताजमहल चाय, 3-4 चाय का नाम ले दिया, यहाँ पर चाय की जगह थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, चाय की जगह कॉफी का लिया, कि कितने उस प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, उनको चेक किया जाता है। दैट इज बेसिकली एनालिसिस प्रोसेस, कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कितनी है, हमको जो रॉ मटेरियल दे रहा है उसकी बार्गेनिंग पावर कितनी है। दूसरा, उस मार्केट में कंपटीशन कितना है। तीसरा, उसमें सब्स्टिट्यूट कितने हैं। चौथा, कस्टमर, यानी कि कस्टमर की बार्गेनिंग पावर, ये कस्टमर इज द किंग,
अब बोला जाता है क्यों, क्योंकि अब उस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाले बहुत सारी जने हैं, बहुत सारे जने होते हैं। तो कस्टमर या आपकी शॉप से ले या दूसरे की शॉप से ले, या नीलकमल की कुर्सी ले या सेलो की कुर्सी ले, अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं एक कुर्सी लेने के लिए। पहले के जमाने में केवल नीलकमल की कुर्सियां हुआ करती थी, अब थोड़ा सेलो की कुर्सियां आ गई हैं। तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस कि कस्टमर की बार्गेनिंग पावर नंबर ऑफ सप्लायर, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर पर डिपेंड करती है और कस्टमर की परचेसिंग पावर पर भी डिपेंड करती है। तो ये कस्टमर की परचेसिंग पावर और कस्टमर की बार्गेनिंग पावर फोर्थ पॉइंट है। इसको भी स्कैन किया जाता है, इसको भी पता किया जाता है कि कितने कस्टमर इसके लिए अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, की कोई नई कंपनी आ गई तो कैसे इसके अंदर हम सरवाइव कर पाएंगे, को कैसे हम इसको हमारे करंट प्रोडक्ट को रख पाएंगे या हम उसके टेक्नोलॉजी को मीट कर पाएंगे। चलिए कोई भी एक कंपनी लेते हैं और उसका ये पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस कर देते हैं, पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक कंपनी लेते हैं अभी अपन, एक सेकेंड, यहां पर मैं कंपनी ले रहा हूं जियो। चलो जियो तो नई कंपनी है, आपको समझाने के लिए अपन कंपनी ले लेते हैं यहां पर वोडाफोन ले लेते हैं। चलो बिल्कुल बर्बादी के कगार पे खड़ी हुई कंपनी वोडाफोन, गवर्नमेंट ने उसके शेयर खरीद लिए। ठीक है, वोडाफोन जो वोडाफोन आइडिया होगी। ठीक है, दोनों कंपनियों का एक साथ एनालिसिस कर देते हैं, पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस, ताकि आपको बिल्कुल एकदम याद हो जाए। तो ये कंपनियां जब मार्केट में थी और इनका कहा जाए कि पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस किया जाए तो किस तरीके से किया जाता था। सबसे पहले इसमें चेक किया जाता कि सप्लायर की बार्गेनिंग पावर क्या है। अब सप्लायर की बार्गेनिंग पावर तो बहुत ही एक्सट्रीम हाई थी, क्योंकि इनको सप्लाई कौन करता है, इनका स्पेक्ट्रम सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की सप्लाई की बार्गेनिंग पावर बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को आप जो हाईएस्ट बिड लगाएगा उसी को स्पेक्ट्रम नीलामी में मिल जाता था। तो वोडाफोन आइडिया को सबसे पहले यह पता है कि सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई है। सेकंड, उनका इंटरनल कंपटीशन कौन कौन था। वोडाफोन आइडिया के साथ उस समय बीएसएनएल हुआ करता है, अभी भी एमटीएनएल हुआ करता था, टाटा हुआ करता था, रिलायंस कम्युनिकेशन हुआ करता था। ठीक है, वर्जिन मोबाइल भी बीच में आए थे, उनकी भी कुछ सिम आई थी बीच के अंदर। और इसके अलावा एयरटेल, ये इनके इंटरनल कंपटीशन थे। इनकी भी जो नई स्ट्रेटेजी है, नया टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इनका भी ध्यान रखा जाता था। थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, मोबाइल का क्या सब्स्टिट्यूट है, कोई सब्स्टिट्यूट उस समय तो था नहीं। मोबाइल का सब्स्टिट्यूट आप कह सकते हो एक टेलीफोन था बीएसएनएल का, जिसको अपन यूटिलाइज कर सकते थे, या इसके थ्रू वीडियो कॉल करना थ्रू ओवर दी नेट। ठीक है, ये उसका बेसिकली मैं वॉइस कॉल का वीडियो कॉल से कंपैरिजन मान रहा हूं। वैसे तो मोबाइल का कोई सब्स्टिट्यूट अभी है नहीं, लेकिन एक इमेजनरी के मोबाइल की जगह अपन वीडियो कॉल भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कस्टमर की बार्गेनिंग पावर। यहां पर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर काफी लो थी। क्यों लो थी? यहां पर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर लो थी। क्यों लो थी? क्योंकि कस्टमर को वही प्राइस फिक्स करनी होती थी, वही पेमेंट करना होता था जो वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। वोडाफोन आइडिया ये सब डिसाइड कर लेते थे कि 298 रुपीज का 1 GB डेटा देंगे हम पूरे महीने भर के अंदर। तो कस्टमर को तो वही डेटा यूज करना है, कस्टमर को तो वही रिचार्ज करना है। जैसे कि अभी सब ने अपनी प्राइस 20% बढ़ा दी। कस्टमर क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कस्टमर गवर्नमेंट में भी नहीं जा सकता कि सर इन्होंने प्राइस बढ़ा दी, क्योंकि इनकी सबकी मोनोपोली है मार्केट में। तो यहाँ पे कस्टमर की बार्गेनिंग पावर लो है। आप जो उसको प्राइस दोगे, जो मैक्सिमम परचेसिंग पावर है, ऐसा नहीं कि 1000 रुपए लगा देंगे, उतना नहीं कर सकते, क्योंकि परचेसिंग पावर नहीं है इतनी कस्टमर की। तो यहाँ मैक्सिमम कस्टमर की परचेसिंग पावर ध्यान में रखते हुए ये उसके प्राइस बढ़ा देते हैं। और थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट, इसका एनालिसिस यहाँ पर करने में वोडाफोन आइडिया से गलती हो गई कि कोई नई कंपनी आएगी, जो आई जियो, तो उसने कैसे इनको मजे चखा दिया। उसने सीधा का सीधा आके फ्री के अंदर सिम बांटना शुरू कर दिया और सीधा इसके अंदर बताया, एक सेकेंड, हाँ, जब जियो आई तो उसने सीधा फ्री के अंदर सिम बांट के एक न्यू एंट्री करी मार्केट में और 4G का स्पेक्ट्रम लॉन्च कर दिया। तो इन्होंने न्यू स्पेक्ट्रम का ध्यान नहीं रखा। अब इन्होंने प्रॉपर एनवायरनमेंट स्कैनिंग नहीं करी, तो उसका सीधा सीधा क्या हासिल हुआ? सीधा सीधा यह हासिल हुआ कि पहले वोडाफोन और आइडिया को VI होना पड़ा, दोनों को मर्ज होना पड़ा। दोनों अलग अलग अपने अपने काम में चल रहे थे, अच्छा बिजनेस चल रहा था, दोनों को एक साथ होना पड़ा, क्योंकि दोनों को स्पेक्ट्रम बचाना था, दोनों को आपकी जितनी भी एसेट्स है वो बचानी थी। फिर भी करोड़ों, करीबन 30,000 करोड़ से ज्यादा का अभी इनके ऊपर कर्जा है,
जिसको ये चुकाना है। खैर इसमें गवर्नमेंट का काफी इनिशिएटिव चल रहा है, तो दैट इज अनदर पार्ट। लेकिन यहाँ पर अपन को अगर किसी ने प्रॉपर एनवायरमेंट स्कैनिंग नहीं करी होती 5 फोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग, तो उसको हेवी लॉस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है माइक्रो एनवायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग द माइक्रो एनवायरमेंट। अब ये माइक्रो एनवायरमेंट क्या है? माइक्रो एनवायरमेंट यानी किसी कंपनी का अगर एनवायरमेंट का अपन एनालिसिस करते हैं कि मेरे घर में, अगर मैं मेरे घर का एनालिसिस करता हूं कि मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितने कपड़े, मेरे पास कितनी गाड़ी है, इसी तरह कंपनी के पास कितने रिसोर्सेस हैं, उसके पास कितने एम्प्लॉई हैं, उसके पास कितनी वर्किंग कैपिटल है, उसके पास कितना रिजर्व में पैसा पड़ा है, उसके पास कितना शेयर होल्डर में पैसा पड़ा है, उसके पास कितनी बिल्डिंग प्लांट मशीनरी है, दैट इज ऑल कॉल्ड एज अ माइक्रो एनवायरमेंट। एंड इसमें रिसोर्स बेस्ड व्यू। अब रिसोर्स बेस्ड व्यू का रिसोर्स क्या होते हैं यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए। रिसोर्स होते हैं रिसोर्स का मतलब वही संसाधन जो हमारे लिए मनी जनरेट करते हैं। रिसोर्स की फाइनली क्या है? रिसोर्स प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सभी क्या है? कंपनी के रिसोर्स। रिसोर्स का क्या है? एम्प्लॉय एक रिसोर्स है, ह्यूमन एज ए रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि कंपनी ऐसे मानती है कि वो उनको लिए मनी जनरेट करेगा। तो रिसोर्स का, रिसोर्स बेस्ड व्यू का माइक्रो एनवायरनमेंट में ये है कि आप क्रेडिटर्स छोड़ देते हैं, आप बिल्स पेबल छोड़ देते हैं, आप वही जो एसेट साइड में जितनी भी चीजें हैं, एसेट साइड की जितनी भी चीजें हैं उन सब का एनालिसिस कर देते हैं। एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आ गई? एसेट्स में भी टेंजिबल रिसोर्सेज का ही एनालिसिस कर देते हैं। अब इसमें रिसोर्स बेस्ड व्यू के अंदर टेंजिबल थिंग्स, टेंजिबल, अब टेंजिबल के अंदर भी इंटेंजिबल छोड़ दिया हमने। गुडविल को एज ए रिसोर्स नहीं माना। गुडविल को जब हम प्रोडक्ट सेल होगा तब हम उसको एज ए रिसोर्स मानेंगे। अभी जो वर्किंग कैपिटल में होता है तब कौन कौन सी चीजें आती है? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, आपका ह्यूमन रिसोर्स, उसको हम रिसोर्स मानते हैं। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम एनालिसिस करते हैं कि इतनी हमारे पास वर्किंग कैपिटल है और इसके अंदर कैश, बैंक बैलेंस है ना, और कोई पेटेंट का राइट होता है वो भी इसके अंदर में आ जाता है। तो इन सारे रिसोर्सेज का जब एनालिसिस किया जाता है और फ्यूचर डिसीजन इसके अंदर होता है तो इसको रिसोर्स बेस्ड एनालिसिस बोलते हैं। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है VRIO, व्रियो फ्रेमवर्क। अब ये व्रियो फ्रेमवर्क क्या है सर? ये थोड़ा सा सुन लीजिए, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मींस के इंपॉर्टेंस लेवल पे मैं इसको मॉडरेट देता हूं कि ना तो ज्यादा आता है एग्जाम में ना कम आता है, मतलब अल्टरनेट एक बार एक छोड़ के आ जाता है। व्रियो फ्रेमवर्क, व्रियो फ्रेमवर्क के अंदर मैंने यहां पर लिखा है, व्रियो इज अ बिजनेस एनालिसिस फ्रेमवर्क दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ फर्म लार्जर स्ट्रेटेजिक स्कीम। जब किसी कंपनी को लार्ज स्केल पे कोई स्ट्रेटेजिक स्कीम लानी होती है, वृहद, लार्ज, बड़े साइज पे कोई स्ट्रेटेजी प्लान करनी होती है, यानी कि 15 साल 20 साल की स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी प्लान करनी होती है, उसकी वर्किंग कैपिटल से 3 टाइम्स की वर्किंग कैपिटल पे उसको स्ट्रेटेजी प्लान करनी होती है, तो उसको व्रियो फ्रेमवर्क के अंदर उसको इवेल्यूट करना चाहिए, ऐसा है बोला गया है। सबसे पहला पॉइंट है, तो 4 पॉइंट है, काफी इजी है, आसानी से समझ जाओगे। द बेसिक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस दैट एनी फर्म बिगिन द विजन स्टेटमेंट कंटिन्यू थ्रू द ऑब्जेक्टिव इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस चॉइस एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। अब ये थोड़ा सा टफ है, मतलब हल्का सा इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, लेकिन जब मैं पॉइंट बताऊंगा तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं कि व्रियो नेट फ्रेमवर्क एनालिसिस तब होगा जब कभी किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए या लार्ज लेवल पे कोई एनालिसिस करना होगा। इसमें वी है वैल्यूएबल, वैल्यूएबल यानी कि जब कि कोई जो डिसीजन लेना है या नेक्स्ट जो मार्केट, आप बता सकते हो कि अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है तो आप किस मार्केट में खोलोगे, आने वाला भविष्य क्या होने वाला है इंडिया के अंदर। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का होने वाला है, सोलर सिस्टम का होने वाला है। नितिन गडकरी जी की काफी इसमें प्रयास चल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के भी काफी प्रयास चल रहे हैं कि हम कैसे भी करके इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो न्यू एरिया क्या है? वैल्यूएबल, आगे उसकी वर्थ कितनी है, क्या वो प्रोडक्ट आउटडेटेड तो नहीं होने वाला, कोई आज मोबाइल टेलीफोन तो नहीं कंपनी खोलने का सोचेगा। 15 साल बाद उसकी वर्थ कितनी है, 15 साल बाद की वर्थ की बात हो रही है, 20 साल बाद की वर्थ की बात हो रही है। देन रेयर, हम जो कंपनी खोलने का प्लान कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी कितने के पास है, उसका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्या है, मींस कि वो कंपनी कितनों के साथ ग्रोथ कर पा रही है, कितनों के साथ ग्रोथ नहीं कर पा रही। और वो जो टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है, उसमें जो इनबिल्ड बैटरी की टेक्नोलॉजी वो कितनी रेयर है, क्या वो 15 सब्स्टिट्यूट है, 20 सब्स्टिट्यूट है, 5 सब्स्टिट्यूट है,
वो उसमें चेक किया जाता है। आई से इमिटेबल यानी अनुकरणीय, यानी कि आप उनको फॉलो कर सकते हैं, क्या हम उसको एक्चुअल में वो चीख रहा है हमको कि इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग का स्टेशन काफी अच्छा है, काफी अच्छी कंपनी, क्या इमिटेबल है, क्या हम उसको इंप्लीमेंट करा जा सकता है, क्या हमारे पास इतनी वर्किंग कैपिटल हो सकती है। इसलिए हम हमारी कॉस्ट एनालिसिस करके, हमारे रिसोर्सेज का एनालिसिस करके पता करते हैं। और लास्ट है ऑर्गेनाइज, ये सारा काम हो जाता है। इसके बाद उसको प्रोसेस करना, जैसे कि कोई भी कंपनी आज से 5 साल बाद शुरू होगी, आज से 10 साल बाद शुरू होगी, क्या आपको लगता है जियो में भी शुरू होने में भी 3-4 साल लगाए थे। पहले उन्होंने फ्रेमवर्क नेटवर्क बांधा था। अभी आपको पता है कि फाइबर ऑप्टिकल का काम चल रहा है, जियो का चल रहा है, एयरटेल का चल रहा है, दोनों ने धड़ाधड़ फाइबर ऑप्टिकल की लाइन बिछाना शुरू कर दिया है। 449 तो 500 रुपए के अंदर फाइबर ऑप्टिकल दे रहे हैं, 1000 रुपए के अंदर टीवी चलाओ, मोबाइल चलाओ, इंटरनेट चलाओ, 100 GB की 100 MBPS की स्पीड दे रहे हैं। उसके अंदर 1 टेराबाइट भी कुछ कह रहे हैं कि 1 टेराबाइट तक स्पीड जाएगी अगर एक्सट्रीम हाई वाला प्लान ले लोगे तो। पर वो फाइबर ऑप्टिकल का जो उनका प्लान चल रहा है वो अगले 10 सालों के लिए इंप्लीमेंटेशन के लिए चल रहा है, कि अगले 10 साल में उनको एक काम अचीव करना है। तो क्या वो ऑर्गेनाइज्ड है? ऑर्गेनाइज का मतलब उन्होंने पहले उसका VAR एनालिसिस, आपका देखिएगा उसका VRI एनालिसिस करा, वैल्यूएबल देखा कि आने वाला समय जो है वो इंटरनेट का है, हर किसी को नेट की जरूरत होने वाली है और हाई नेट की जरूरत होने वाली है। रेयर कितना है, 2 ही कंपटीशन में है, एक तो BSNL ऑलरेडी अभी है और दूसरा जो छोटे मोटे लोकल वेंडर्स हैं वो हैं, और तीसरा हमारा जियो है। थर्ड देखा इमिटेबल, क्या एयरटेल ये कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि उसके पास स्पेक्ट्रम है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उसके पास ये काम करने के लिए टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है। और ऑर्गेनाइज यानी कि डायरेक्ट उसको इंप्लीमेंट कर देना, ठीक है। अब इसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ जाता है, ठीक है, और आपके सस्टेनेबल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारा VRIO फ्रेमवर्क एनालिसिस करने से। आई होप आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। मैंने एग्जांपल देके बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझा दिया। आगे बढ़ रहा हूं, लास्ट टॉपिक पे आ चुका हूं, सेकेंड यूनिट के। ये टॉपिक कह रहा है यूजिंग रिसोर्सेज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सस्टेनेबिलिटी। यूजिंग रिसोर्सेज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी हमारे रिसोर्सेज कौन से हैं? हमारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स तो एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, इसलिए तो ह्यूमन रिसोर्स हमारे सब्जेक्ट में का नाम है। HR के अंदर अपन MBA कर रहे हैं, एम्प्लॉइज इज द बिगेस्ट रिसोर्स, क्योंकि एक अच्छा एम्प्लॉय होगा तो वो कम रिसोर्सेज के अंदर, कम मनी के अंदर भी ज्यादा हमको आउटपुट दे सकता है, कम टेक्नोलॉजी में भी ज्यादा एडवांस प्रोडक्शन दे सकता है। टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सस्टेनेबिलिटी, अब सर इसके अंदर लिखना क्या है? यूजिंग रिसोर्सेज मींस कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। अब उसमें जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए? एक तो प्रॉपर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर होना चाहिए। अच्छा, ये केवल एम्प्लॉय तो एक रिसोर्सेज का एग्जांपल है, इसके अलावा हमारे पास रिसोर्सेज में कैश रहता है, बिल्डिंग रहती है, प्लांट रहता है, टेक्नोलॉजी रहती है, पेटेंट रहते हैं, एन नंबर्स ऑफ द थिंग, ठीक है। तो उसको पहला प्रॉपर होना चाहिए, सेकंड ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर होना चाहिए, ठीक है, थर्ड कॉस्ट सेविंग के अंदर होना चाहिए, फोर्थ उसका मैक्सिमम हमको यूटिलाइजेशन करना है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का मतलब कि कोई मशीन यदि 40 घंटे चल सकती है तो हमको उसको 40 आवर्स रन करना है, 39 भी नहीं करना और 41 भी नहीं करना। मैक्सिमम कैपेसिटी का हमको उसका यूटिलाइजेशन करना है। एम्प्लॉय तो केवल ह्यूमन तो एक पार्ट हो गया, इसके अंदर भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। और इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे होता है? इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसे होता है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपने करंट रेशो का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, जितने भी अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने करंट रेशो का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, CA अपॉन CL। ये आइडियल रेशो है 1:1, यानी कि अब यहां पे समझ लीजिएगा, यानी कि करंट एसेट्स जिसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कैश, करंट लायबिलिटी हमारे कोई क्रेडिटर जिसको हमको अभी पैसा देना है, वो व्यक्ति जिसको हमको पैसा देना है। मेरे पास 100 रुपए हैं और मेरे घर पे जो मेरे दुकान पे मांगने वाला जो आ रहा है, जो मेरा क्रेडिटर है जिससे मैंने सामान लिया है, उसको भी मेरे को 100 रुपए देने हैं। दैट इज आइडियल कंडीशन। मीन्स कि मेरे पास अभी वर्किंग कैपिटल उतना ही है जितना मुझे चुकाना है। अगर मेरे पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा होता, मान लेते हैं कि 200 रुपए अगर मेरी जेब में होते और मांगने वाला 100 रुपए है,
तो आप सोचेंगे सर ये तो अच्छी बात है कि 200 रुपए आपकी जेब में और 100 रुपए ही मांगने वाला है। ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि 200 रुपए अगर कोई मांगने 100 रुपए ही मांगने वाला है और 200 जेब में, यानी कि मेरे पास जो रिसोर्सेज थे, जो कैश रिसोर्स था, उसका मैंने प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया। वो 100 रुपए अभी भी मेरे जेब में है, वो ना तो मुझे इंटरेस्ट दे रहे हैं, ना मैं उसको बिजनेस में लगा पाया। उन 100 रुपए का मैं कुछ कर सकता था, कुछ प्रोडक्ट खरीद सकता था, कुछ यूटिलाइजेशन कर सकता, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो CA/CL का एक्चुअल फॉर्मूला होता है 1:1। इसी तरीके से अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं तो ही हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हैं। एक कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए है, अगर वो 40 करोड़ से ही बिजनेस करती है तो वो 60 करोड़ अपने बैंक में रखती है, तो कंपनी कभी भी सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव नहीं कर सकती। ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, दैट इज करंट रेशो। इसको करंट रेशो बोला जाता है। सारे अकाउंट्स के बच्चे ये जानते हैं, नहीं जानते तो अब जान जाइए। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। ये लास्ट टॉपिक तक अपन आ गए हैं। इसके अलावा अब सेकंड यूनिट के अंदर कोई टॉपिक बचा नहीं है। सारे टॉपिक मैंने 1 बाय 1 आपको क्लियर कर दिए हैं। मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।